डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शशिबाला शर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज बिलाड़ा। आज मैं आपको सेकेंड ईयर आर्ट्स का समष्टि आर्थिक विरोधाभास पढ़ाऊँगी। इसके पहले हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ चुके हैं। समष्टि अर्थशास्त्र समष्टि आर्थिक विश्लेषण के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था की सारी इकाइयों का अध्ययन करते हैं, समग्र अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, न कि हम व्यक्तिगत इकाइयों का। व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन हम करते हैं माइक्रो एनालिसिस के अंतर्गत। व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत व्यय, व्यक्तिगत बचत, व्यक्तिगत उपभोग, व्यक्तिगत विनियोग, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं व्यक्तिगत आय का नहीं बल्कि कुल आय का, व्यक्तिगत व्यय का नहीं बल्कि कुल व्यय का, इसी तरह से व्यक्तिगत बचत का नहीं कुल बचत का, व्यक्तिगत विनियोग का नहीं कुल विनियोग का अध्ययन। तो इस तरह से हमारी जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो वैयक्तिक इकाइयों का अध्ययन ना होकर बल्कि उनके योगों का या उनके समूहों का अध्ययन होता है। इसमें व्यक्तिगत आय के स्थान पर राष्ट्रीय आय का, व्यक्तिगत कीमतों के स्थान पर कीमत स्तर का और व्यक्तिगत उत्पादन के स्थान पर हम राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से हमने पहले देखा था समष्टि आर्थिक विश्लेषण में हम समग्र का अध्ययन करते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ उसमें हमने पढ़ा था इसका आर्थिक क्षेत्र क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है, ये भी हमने पढ़ा था। आज मैं आपको बताती हूँ समष्टि आर्थिक विरोधाभास। समष्टि आर्थिक विरोधाभास का मतलब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विश्लेषण में कई बार ऐसी स्थितियाँ आती हैं जो कि एक व्यक्ति के रूप में तो सही होती हैं, लाभप्रद होती हैं, लेकिन वही बात यदि हम पूरे समाज पर, पूरे राष्ट्र पर यदि लागू करते हैं तो वो नुकसानदायक भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है और घातक भी हो सकती है। कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति बचत करता है तो व्यक्ति के लिए तो लाभदायक होगी, लेकिन यदि मान लीजिए पूरा का पूरा राष्ट्र बचत करके बैठ जाए, पूरा समाज बचत करके बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, पूरे देश में उपभोग का स्तर घट जाएगा, पूरे समाज में उपभोग का स्तर घट जाएगा। और जब उपभोग घट जाएगा तो मांग घट जाएगी, वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग घटेगा तो मांग घटेगी, मांग घटेगी तो अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, और जब मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो उत्पादन और रोजगार में कमी अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हो जाएगी, और जो कि मंदी के कुचक्र में हमारी पूरी अर्थव्यवस्था फंस जाएगी, जो कि हमारे देश के लिए, हमारी विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए घातक होगा, अनुचित होगा। तो इस प्रकार अर्थशास्त्र में जो ऐसी परस्पर विरोधी स्थितियां होती हैं उन्हीं को समष्टि आर्थिक विरोधाभास कहते हैं। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने आर्थिक क्षेत्र में ऐसे विरोधाभासों का विवेचन किया है जो कि व्यक्तिगत रूप से तो उचित हैं लेकिन समूह और राष्ट्र के रूप में अनुचित और घातक है। उनमें प्रमुख इस प्रकार से हैं। नंबर 1, व्यक्तिगत बचत एक अच्छा गुण है किंतु राष्ट्रीय बचत अनुचित है, घातक सिद्ध हो सकती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई एक व्यक्ति बचत करता है तो वो उसके लिए लाभदायक होगा कि बचत करना एक इंसान के लिए बहुत अच्छा होता है, भविष्य के लिए भी उसके लिए अच्छा होता है। लेकिन यदि पूरा राष्ट्र बचत कर ले, पूरा समाज बचत कर ले तो उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक होगा। दूसरी बात ये है, व्यक्ति बैंक से जमा राशि निकालें तो कोई समस्या नहीं, लेकिन यदि राष्ट्र के सभी व्यक्ति बैंकों से अपनी जमाएं निकाल लें तो सारे बैंक फेल हो जाएंगे। यदि एक व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार बैंक से अपनी जमा राशि निकाल लेता है या बैंक का खाता अपना किसी कारणवश बंद कर देता है तो वो उसके लाभ की स्थिति होगी या वो अपने लाभ को ध्यान में रखते हुए करता है। लेकिन यदि मान लीजिए पूरे राष्ट्र के ही सभी व्यक्ति इस प्रकार की अपनी जमाएं निकाल लेंगे तो हमारे देश के सारे बैंक फेल हो जाएंगे। तीसरी प्रमुख बात यह है कि प्रकृति की कृपा से अच्छी फसल एक व्यक्तिगत कृषक की आमदनी को बढ़ा सकती है, लेकिन यदि अर्थव्यवस्था में संपूर्ण राष्ट्र में कृषि उत्पादन इतना अधिक बढ़ जाए कि अति उत्पादन की स्थिति हो जाए तो कृषि उत्पादों का मूल्य गिर जाएगा, उनमें भारी गिरावट आ जाएगी जो देश के लिए हानिकारक होगी। नंबर 4 है,
एक व्यक्ति मजदूरी में कटौती स्वीकार करके अपनी बेकारी को दूर कर सकता है। मजदूर है, किसी भी कारणवश अपनी कम मजदूरी को स्वीकार कर ले, लेकिन यदि देश के सभी बेरोजगार मजदूरी में कटौती से अर्थव्यवस्था में रोजगार को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि मजदूरी में कटौती राष्ट्र की प्रभावपूर्ण मांग में कमी करती है। प्रभावपूर्ण मांग में कमी होने पर बेरोजगारी में वृद्धि होती है और बेरोजगारी में वृद्धि होने पर आय में कमी होती है। नंबर 5 है, एक व्यक्ति के द्वारा अपनी आमदनी से अधिक व्यय करके ऋण में डूबना मूर्खता कहलाता है, जबकि एक राष्ट्र विकास और मंदी के निराकरण के लिए ऋण ले और घाटे का बजट बनाए तो उसे बुद्धिमत्तापूर्ण माना जाता है। नंबर 6 है, एक व्यक्ति अपने निजी लाभ के लिए भ्रष्टाचार, रिश्वतखोर, कालाबाजारी, लूटपाट में लिप्त होकर लाभ कमा सकता है, लेकिन समूचा राष्ट्र इस प्रकार की गतिविधियों से नुकसान उठाता है। नंबर 7 पॉइंट है, किसी उद्योग विशेष में ऊंची कीमतों से उसकी फर्में लाभ कमा सकती हैं, लेकिन प्रत्येक फर्म उद्योग में कीमतें बढ़ जाएं तो मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ता है और मुद्रास्फीति के दुष्प्रभावों का प्रभाव सब पूरे देश पे पड़ता है। नंबर 8 एंड लास्ट पॉइंट है कि एक व्यक्ति के लिए जो व्यवहार बुद्धिमत्तापूर्ण हो, संभव है ऐसा व्यवहार संपूर्ण राष्ट्र के लिए मूर्खतापूर्ण सिद्ध हो जाए। हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति जो व्यवहार कर रहा हो वो उसके लिए लाभदायक हो, वो बुद्धिमान कहलाए, लेकिन यदि समूचा राष्ट्र हो इस तरह का व्यवहार करता है तो उसके लिए मूर्खतापूर्ण हो सकता है। तो इस प्रकार कई उदाहरण हमारे देश की अर्थव्यवस्था में हो सकते हैं, जो कि आर्थिक व्यवहार व्यक्तिगत रूप से जो उचित और लाभप्रद हो, ऐसा व्यवहार पूरे राष्ट्र के लिए अनुचित और घातक हो सकता है। और यही कारण है कि आर्थिक विश्लेषण में व्यक्ति के साथ साथ समष्टि विश्लेषण भी जरूरी हो जाता है। विश्व आर्थिक मंदी के समय केन्स ने समष्टि विश्लेषण को अधिक प्रधानता दी थी। थैंक यू एंड सो मच।